नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया 23 जुलाई, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि करके जानेंगे। बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत ने अपनी नई पीढ़ी आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया। जी हां, रडार में पूरा का पूरा तिब्बत आएगा। इस तरीके की खतरनाक और नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट, राफेल जेट की 7वीं खेप भारत पहुंची। फ्रांस से 3 और लड़ाकू विमान आए भारत। बड़ी जीत, वायुसेना की बड़ी ताकत। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, सऊदी अरबिया ने उठाया बड़ा कदम। हज के दौरान इस्लाम की सबसे पवित्र जगह मक्का में पहली बार महिला सैनिकों की तैनाती। चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे, तालिबानियों की टूट रही कमर। पिछले 24 घंटे में 1000 लड़ाके ढेर। अफगानिस्तान की सेना ने आर पार का किया ऐलान। इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर, इजराइल में होगी पेगासस जासूसी मामले की जांच, ये भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी अपडेट, लद्दाख खेल रहे चाइना को करारा झटका लगा है। भारतीय नौसेनाएं जा घुसी हैं हिंद महासागर में। जी हां, तो वहीं ब्रिटेन अब साउथ चाइना सी में घुसने जा रहा है। स्थायी तौर पर ब्रिटेन अपने युद्धपोत करेगा तैनात। बड़ी खबर निकल के आ रही है, चाइना को घेरने की तैयारी पूरी। तो एक एक करके जानेंगे। लद्दाख में 750 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी। केंद्र सरकार संसद में क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं। चीन में हाहाकार, महातबाही, 12 लाख से ज्यादा लोगों के प्रभावित हो चुके हैं। जी 12 लाख की जान खतरे में हो चुकी है। महा तूफान और फ्लड आ चुका है, बताएंगे एक एक करके। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी के नेतृत्व में देश कोविड-19 से लड़ने में पूरी तरीके से सफल होगा और चीन और पाकिस्तान को बेकार आ रहा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट, भारत ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का किया सफल परीक्षण। करारा झटका लगा चीन को। जी हाँ, दरअसल पूरा तिब्बत इस मिसाइल की रडार में आ सकता है। दरअसल भारत ने बुधवार को नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश मिसाइल एनजी को ओडिशा तट के एकीकृत परीक्षण रेंज पे सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और उड़ान का परीक्षण भूमि आधारित प्लेटफॉर्म से दोपहर करीब 12:30 बजे किया गया है, जिसमें मल्टी फंक्शन रडार, कमांडर कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम और तैनाती विन्यास में भाग लेने वाले लॉन्चर जैसी सभी हथियारें प्रमाणित थी। दरअसल मिसाइल प्रणाली की रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला डीआरडीओ हैदराबाद द्वारा अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के सहयोग से विकसित किया गया है। इस प्रक्षेपण को भारतीय वायुसेना के नुमाइंदों ने देखा, उड़ान डेटा देखा। इसके साथ ही आपको बता दें, आकाश मिसाइल खतरनाक मिसाइल है। रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सब ने बधाई दी भारत सेना और डीआरडीओ के इस कारनामे से, क्योंकि इसकी रडार की बात करें तो दोस्तों इतनी तेजी के साथ ये मिसाइल चलती है कि पूरा का पूरा तिब्बत जो है वो जो चीन का है, वो चीन कब्जा किया, पूरा पलक झपकते साफ हो जाए। और वहाँ पे चीन की कोई भी एक्टिविटी हो या फिर चीन का जो एयरबेस है, पलक झपकते इस आकाश मिसाइल के जरिए साफ हो सकता है। अगली अपडेट, राफेल जेट की 7वीं खेप भारत पहुंची। फ्रांस से 3 और लड़ाकू विमान आए भारत। अब 24 अब तक राफेल जेट हो चुके हैं। जी बंगाल के हाशिमारा में होगी तैनाती। राफेल लड़ाकू विमान की 7वीं खेप बुधवार की रात 3 और लड़ाकू विमान भारत पहुंच गए हैं। इसके साथ ही वायुसेना के बेड़े में इस लड़ाकू विमान की संख्या 24 हो गई है। बताया जा रहा है कि इन्हें पश्चिमी बंगाल के हाशिमारा एयर बेस पर तैनात किया जाएगा। पहली राफेल स्क्वाड्रन अंबाला वायुसेना स्टेशन पर मौजूद है। एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं। अंबाला में तैनात पहली राफेल स्क्वाड्रन ने पूर्वी लद्दाख में चीन से लगे बॉर्डर्स पर पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी थी। दूसरी स्क्वाड्रन का ऑपरेशन जुलाई की आखिरी तक शुरू कर दिया जाएगा। तीनों विमान फ्रांस से उड़कर बिना रुके लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय कर भारत पहुंचे हैं। इन विमानों के बीच रास्ते में संयुक्त राज्य अमीरात यूएई के एयरबेस 330 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए हवाबारी। अगली अपडेट, सऊदी अरब ने उठाया बड़ा कदम। हज के दौरान इस्लाम की सबसे पवित्र जगह मक्का में पहली बार महिला की तैनाती होगी। जी महिला सैनिकों की
सऊदी अरब ने महिला सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ाते हुए पहली बार एक बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल पहली बार मक्का और मदीना में होने वाले हज यात्रा के दौरान दर्जनों महिलाओं सैनिकों के सिक्योरिटीज़ के लिए तैनाती किया है। इस महिला सैनिकों का काम यात्रा के दौरान सुरक्षा निगरानी करना है। दरअसल डॉयचे लेवे ने रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी महिला सैनिकों को मक्का में स्थित मस्जिद अल हरम या ग्रैंड मॉस्क में पहरा देते हुए देखा गया है। सेना की खाकी वर्दी पहने महिलाओं को मक्का की ग्रैंड मॉस्क में सुरक्षित स्थिति की निगरानी करते देखा गया है। खाकी वर्दी के साथ उन्होंने एक लंबी जैकेट, ढीली पतलून और अपने बालों को ढकने वाले कपड़े के ऊपर एक काले रंग की बेरी पहनी हुई थी। वहीं सऊदी अरबिया द्वारा उठाए महत्वपूर्ण कदम की ट्विटर यूजर ने लिखा है कि मक्का के इतिहास में पहली बार हज के दौरान महिला सऊदी गार्ड ड्यूटी कर रही हैं, जो कि एक अच्छी बात है। तो दोस्तों अब सऊदी भी एक तरीके से अपने रीति रिवाज बदलाव कर रहा है। अगली अपडेट, तालिबान के ऊपर कहर बनकर टूट रही हैं अफगानिस्तान की सेनाएं। अफगानिस्तान के 1000 के करीब तालिबान लड़ाकू हुए ढेर कई इलाकों को छुड़ाया गया। जी हाँ, अफगानिस्तान से विदेशी बलों की वापसी के बाद सुरक्षा का जिम्मा अफगान सुरक्षा बलों पर आ गया है और अफगानी सुरक्षा बलों इस पर जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। इस बीच पिछले 24 घंटे से 48 घंटे के बीच 1000 तालिबानी लड़ाकों को अफगान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने ढेर कर दिया है। इस बीच आपको बता दें कि जहां एक तरफ जनरल अजमल सिवनारी ने कहा है कि 20 से अधिक प्रांतों में संघर्ष चल रहा है और कई जगहों पर तालिबान के कब्जे से हम अपने जगह को छुड़ा लिए हैं और तेज़ी के साथ इस पर काम चल रहा है और आने वाले समय में तेज़ी के साथ तमाम जगहों को फिर से छुड़ा लेंगे। तो ये एक तरीके से बड़ा बयान दे दिया है अफगानिस्तान के फोर्सेस ने। इस बीच आपको बता दें पिछले 24 से 48 घंटे में 1000 करीब लड़ाकों को ढेर कर दिया है। तालुकान शहर से झड़प से भी हालात पूरी तरीके से बिगड़े हुए हैं। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, बिना जंग लड़े तालिबान करना चाहता है पूरी तरीके से कब्जा। जी हाँ, नई रणनीति तमाम व्यापारिक जगहों पर कर रहा कब्जा। तालिबान के लड़ाके बिना लड़ाई की ही जीत हासिल करने की तैयारी में है। तालिबान अब काबुल की सरकार की तुलना में अफगानिस्तान के बॉर्डर पोस्ट पर कहीं मजबूती से कब्जा करके बैठा हुआ है। ऐसा आशंका जताई जा रही है कि आतंकी संगठन ज़्यादा खराब खून खराबा देश में रणनीतिक रूप से कब्जा जमाने की तैयारी में। जिन बॉर्डर पोस्ट पर तालिबान का नियंत्रण है वहाँ व्यापार रुक गया है। ऐसे में अफगान सरकार को राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसके अलावा आपूर्ति के बाधित होने से राजधानी काबुल में खाने पीने जैसी चीज़ों को भी कमी होने लगी है। इस वजह से तालिबान अपनी बातें मनाना चाह रहा है। खास करके विदेशों में भी दबाव इस तरीके से बना रहा है क्योंकि विदेश वाले रास्तों पे तालिबान कब्जा करके बैठ गया है। अगली अपडेट, इजराइल में होगी पेगासस जासूसी मामले की जांच मंत्री समूह का गठन। जी हां, दरअसल इजराइल ने पेगासस स्पाईवेयर के दुरुपयोग के आरोप की जांच के लिए मंत्रियों के समूह का गठन कर दिया। पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर के कई देशों में गलत इस्तेमाल की रिपोर्ट आने के बाद से ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से एक खबर दी है। इजरायली कंपनी NSO ग्रुप पेगासस स्पाईवेयर अलग अलग देशों की सरकारों को बेचती है। कंपनी के क्लाइंट्स की जिन लोगों में दिलचस्पी थी उनसे जुड़े 50,000 नंबरों का एक डेटाबेस लीक हुआ है और इनमें 300 से ज़्यादा नंबर भारतीय लोगों के भी हैं। पेगासस का इस्तेमाल कई पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के फ़ोन की जासूसी करने का भी दावा किया गया है। अगली अपडेट, सबक पाकिस्तान FATF की निगरानी में है। जी हाँ, दरअसल FATF भरपूर निगरानी कर रहा है। इस बार पाकिस्तान का काम आ रहा है भारत का दबाव। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि हमारे कारण पाकिस्तान FATF की निगरानी में है और उसे ग्रे सूची में रखा गया है। हम पाकिस्तान पर दबाव बनाने में सफल रहे हैं और तथ्य यह भी है कि पाकिस्तान का रवैया बदल गया है क्योंकि भारत ने विभिन्न उपायों के जरिए दबाव बनाया है। यही नहीं, भारत के प्रयासों के कारण संयुक्त राष्ट्र के जरिए लश्कर तैयबा और जैश प्रतिबंधों के दायरे में आ गए हैं। पाकिस्तान 2018 से ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। इसने वैश्विक वित्तीय संस्थानों से उसकी उधार लेने की क्षमता को सीमित कर दिया है, जिसमें उनकी अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। पाकिस्तानी नेतृत्व ने इस बयान की आड़ को लेकर दावा किया है कि भारत के FATF को प्रभावित कर रहा है और उसके विदेश कार्यालय ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान हमेशा से FATF के राजनीतिकरण और भारत द्वारा उसकी प्रतिक्रियाओं को कमज़ोर करने का खुलासा करता रहा है।
अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों लद्दाख खेल रहा है चीन। लद्दाख से उत्तराखंड बढ़ा रहा अपनी एक्टिविटी। भारत ने अपने नेवल आर्मी को घुसा दिया है हिंद महासागर में। तो वहीं रणनीतिक तौर पर चल दी बड़ी चाल। ब्रिटेन भी आ रहा है साउथ चाइना सी में स्थायी तौर पर अपने 2 युद्धपोत भेज रहा है। समुद्र में घेरने की भारत ने चीन की पूरी तैयारी कर ली है। जी हाँ, आप इस बात को बहुत गंभीरता से सुनिएगा। दरअसल आपको बता दें कि लद्दाख के बाद उत्तराखंड में भी चीन ने अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहा है। यानी लद्दाख से लेकर चीन तक जमीन ढूंढ रहा है चाइना जमीन ढूंढने में लगा है। लेकिन भारत अब रणनीतिक रूप से चाल चल दिया है। एक मोर्चे से नहीं बल्कि 2-3 मोर्चे से चीन के खिलाफ युद्ध डिप्लोमेटिक तरीके से सेना अपनी सैनिकों को इंडियन नेवी को डिप्लॉयमेंट कर दिया है हिंद महासागर में INS एरावत जा घुसा है और वहां पर स्थायी तौर पर वो रहने का भी भारतीय सेनाओं ने ऐलान किया है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि चीन की नाक के ठीक नीचे अब स्थायी तौर पर जहाज ब्रिटेन भी भेजने का ऐलान कर दिया है। युद्धपोत तैनात कर रहा है ब्रिटेन। जी हाँ, दरअसल ब्रिटेन का युद्धपोत विमानवाहक युद्धपोत क्वीन एलिजाबेथ और उसके सहयोगी जहाज सितंबर में जापान पहुंच रहे हैं। जापान की टोक्यो की एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि उसके 2 पोत स्थायी तौर पर एशिया में तैनात रहेंगे। टोक्यो और लंदन के बीच मजबूत होते रणनीतिक संबंधों के बीच ये ऐलान किया गया है। हाल ही में जापान ने चीन की अपनी सेनाओं के प्रसार के मंसूबों को लेकर चिंता जताई थी और इससे ताइवान को लेकर चीन के इरादों की ओर से इशारा किया गया है। तो दोस्तों, ये ब्रिटेन ने जिस तरीके से जापान के समर्थन में और चीन के खिलाफ अपने स्थायी तौर पर नेवी को भेजने का ऐलान किया, उससे चीन चौतरफा घिर चुका है समुद्र में। अगली अपडेट, लद्दाख में 750 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की जाएगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मोदी सरकार ने दी मंजूरी। दरअसल PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लगभग लद्दाख में 750 करोड़ की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। यूनिवर्सिटी अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए भी एक मॉडल का कार्य करेंगी। इस फैसले से स्थानीय युवाओं को मिलेगा और यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लेह, कारगिल, लद्दाख के इलाके आएंगे। इन्होंने कहा है कि इंटीग्रेटेड बहुउद्देशीय कॉरपोरेशन की स्थापना का निर्णय लिया गया है और यह कॉरपोरेशन लद्दाख में पर्यटन, उद्योग, परिवहन सुविधाओं के विकास और स्थानीय उत्पादों और स्वलिपि मार्केटिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। अगली अपडेट लेते हैं। चीन को रास नहीं आया WHO की ओर से लैब की जांच किए जाने वाला प्लान, बताया साइंस का अपमान। 1.5 साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी आज तक ये नहीं पता लग सका कि आखिरकार दुनिया भर में 40 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले चुका कोरोना वायरस पैदा कहाँ से हुआ। लेकिन अब WHO ने एक तरीके से लैब की जांच किए जाने का प्लान बना लिया है। चीन की लैब की जांच कराए जाने का WHO ने प्लान बनाया है। हालांकि चाइना को इस बात को रास नहीं आया है और चाइना ने अपना पुरजोर विरोध भी जता दिया है। तो चाइना अपना पुरजोर विरोध जताने के ऐलान कर दिया है। आप इसे कैसे देखते हैं? अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, काबुल में तालिबान की सत्ता आने से भारत पर होगा बड़ा असर। 22,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश लटक सकती है तलवार, इसलिए भारत है चिंतित। अफगानिस्तान में तालिबान के लगातार बढ़ रहे प्रभाव ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान का नियंत्रण भारत के लिए भी चिंता का सबब है। 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान में करीब 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि तालिबान के कब्जे के बाद क्या। दरअसल अफगानिस्तान में भारत के बड़े प्रोजेक्ट हैं। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के प्रवेश के बाद बीते 2 दशक में भारत ने भारी निवेश किया है। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक अफगानिस्तान में भारत के 400 से अधिक छोटे बड़े प्रोजेक्ट हैं। अफगानिस्तान में चल रहे भारत के कुछ बड़े प्रोजेक्ट पर नज़र डालते हैं तो ये देखने की बात है कि लगभग 675 करोड़ रुपए से खर्च होकर संसद निर्माण, जो अफगानिस्तान की जो संसद है उसमें ही 675 करोड़ रुपए लगे हैं। अफगानिस्तान सलमा हेम प्रांत में 42 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके साथ ही भारत ऑर्गेनाइजेशन व अफगानिस्तान में 218 किलोमीटर लंबा हाईवे भी बन रहा है। तो इस तरीके से लगभग 20 से 22,000 करोड़ रुपए की परियोजना है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान निकल के आया। जी हाँ, बोले भारत को पाकिस्तान बनाने के लिए हो रही मुस्लिम आबादी बढ़ाने की कोशिश।
देश में बीते कुछ दिनों से चल रहे जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। असम के गुवाहाटी में चल रहे एक बड़े कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा है कि साल 1930 से देश भर में मुस्लिम आबादी बढ़ाने की कोशिश जारी है। इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा है कि भारत को पाकिस्तान बनाने का प्रयास किया जा रहा। मोहन भागवत ने कहा है कि 1930 से योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए हैं। ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाकर अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर देश को पाकिस्तान बनाएंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि विचार पंजाब, सिंध, असम, बंगाल के बारे में था। कुछ मात्रा में ये सत्य भी हुआ है और भारत का विखंडन हुआ और पाकिस्तान हो गया है, लेकिन जैसा पूरा चाहिए था वैसा नहीं हो पाया है। लेकिन मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है। तो संघ का ये बड़ा बयान। अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक और बड़ा फैसला। स्थानीय महिला से शादी करने वाले बाहरी भी माने जाएंगे निवासी। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में स्थानीय महिला से शादी करने वाले बाहरी पुरुष भी निवासी माने जाएंगे। जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के डोमिसाइल कानूनों में बदलाव करते हुए बड़ा फैसला लिया है और ऐलान कर दिया केंद्र शासित प्रदेश की मूल निवासी महिला के पति को भी आवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। और इससे पहले केवल केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासी को ही आवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता के लिए पात्र माना जाता था और दूसरे राज्यों के व्यक्ति को इसके लिए योग्य नहीं माना जाता था। अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ का हंटर चल रहा है। जी हाँ, दरअसल दिल्ली में चला सीएम योगी का बुलडोजर। रोहिंग्या के कब्जे से मुक्त कराई जमीन। लोग बोले योगी है तो मुमकिन है। दरअसल यूपी की योगी सरकार ने राजधानी दिल्ली में गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। राजधानी दिल्ली में पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चला। दरअसल योगी सरकार ने दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में रोहिंग्या के अवैध कब्जे से 150 करोड़ की जमीन खाली कराई गई है। बताया जा रहा है कि सुबह 4 बजे ही एक्शन लेते हुए सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे से रोहिंग्या कैंपों को हटाया गया। अवैध कब्जे तोड़े गए। कार्रवाई में यूपी सिंचाई विभाग की 10 हेक्टेयर जमीन मुक्त कराई गई है। इससे पहले सीएम योगी ने यूपी के कई इलाकों में अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई भी कर चुके हैं। इससे सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थलों को भी हटाया गया था। लेकिन ये पहला मौका जब योगी सरकार ने दिल्ली से सटे इलाकों में बुलडोजर चलवाया है। योगी सरकार ने सिंचाई विभाग की जमीन के कई हिस्सों में रोहिंग्याओं के कब्जे से मुक्त कराया है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर। देशमुख मामले में उद्धव ठाकरे सरकार को बॉम्बे हाई कोर्ट को झटका। कोर्ट के आदेश से अब इन मामलों की होगी जांच। दरअसल बड़ी खबर आपको बता दे, बॉम्बे हाई कोर्ट से आज महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार को जोरदार झटका लगा। महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई के एफआईआर को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कई और मामले की जांच के अधिकार भी सीबीआई को दे दिए हैं। इससे अनिल देशमुख की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को अर्जी पर विचार करने के बाद कहा है कि सीबीआई को देशमुख के मामले की जांच करने का अधिकार हो। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस के अफसरों को तबादले और इंटीरिया के बाहर रखने वाले सचिन वाजे को पुलिस में दोबारा नौकरी दिए जाने के मामले की सीबीआई जांच होगी। तो ये हालत है। इस बीच अगली अपडेट, जंतर मंतर पर पहुंचे प्रदर्शनकारी किसान। कृषि मंत्री तोमर बोले हम बातचीत को तैयार। जी हाँ, कल 3 कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर संसद में भी हंगामा हुआ। संसद के साथ साथ दोस्तों अब मामला बढ़ रहा है और जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। हालांकि कृषि मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि भाई हम आपकी बातचीत सुनने को तैयार हैं। कृषि मंत्री बातचीत करने को तैयार बताया है, जबकि किसान दंगाई लगातार इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। अब पत्रकारों को भी पीट रहे हैं। इस तरीके की भी हालात है। तो दोस्तों, बड़ी खबर में इतना ही। लेकिन